तो पैराबोलिक इक्वेशन समझ गए थे? पैराबोलिक इक्वेशन किसके फॉर्म की होती है ना? पैराबोलिक इक्वेशन तो कल मैंने ग्राफ प्लॉट करके बताया था पैराबोलिक इक्वेशन that is y equals to ax square plus bx plus c where a is not equals to 0. ठीक है, and this is page number 1. अब आगे से ध्यान रखो, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की आ रही है, इस नेचर की आ रही है, जैसे सपोज y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इसका ग्राफ इधर पे y ले लो, इधर पे x ले लो, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। समझ गए कि नहीं? y इक्वल्स टू जैसे 2x स्क्वायर है, तो मैं कल अपन ने ड्रॉ करके देखे थे, आप x की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ और उससे y की वैल्यू निकाल लो और फिर फ्री हैंड उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? हाँ या ना जवाब दो। यस सर। और फिर अगर मान लो आपको y इक्वल्स टू रूट एक्स निकालना है, जैसे y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो इसका ग्राफ आएगा y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मतलब इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, समझ गए? नहीं तो ड्रॉ करके देखना, मतलब उसका कर्व का नेचर ऐसा होना चाहिए। y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का ग्राफ। फिर अगर मान लो अपन y इक्वल्स टू कुछ और ले लें, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये जो ग्राफ आएगा बेटा, इधर पे y एक्सिस, इधर पे x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोलिक है, लेकिन यहाँ पे हाँ 2 से, ये चालू कहाँ से होगा? 2 से। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो ये 2 से फिर ऐसा इंक्रीजिंग वाला बन जाएगा, ऊपर की तरफ जाने वाला। समझ गए ना? सो आपको अब फिजिक्स में क्या ध्यान रखना, कर्व हर बार आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। ठीक है, हर बार ग्राफ प्लॉट करके नहीं देखना है, आपको क्या देख लेना है कि अच्छा इसका जो नेचर है वो कैसा आएगा, है ना? अगर पावर x की पावर 2 में के फॉर्म पे दिया हुआ है, जैसे x स्क्वायर या इस फॉर्म पे दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट ये प्रेडिक्ट करना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। ठीक है ना? तो हर बार आपको जरूरी नहीं कि पॉइंट लोकेट करो फिर ग्राफ ड्रॉ करो, एक बार अपन ने कर लिया, अब अपने को ध्यान रखना कि इसका जो नेचर है वो ऐसा आएगा। नहीं तो हर बार क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे 10th स्टैंडर्ड में करते थे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अब हर बार आपको पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि जो पैराबोलिक कर्व्स हैं उनके ग्राफ आपको किस तरह के मिलेंगे। तो ये जो ग्राफ हैं ये सभी कैसे हैं, पैराबोलिक ग्राफ हैं यहाँ पे। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं पॉइंट लोकेट करके, आज अपन सीधा सीधा क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इनका नेचर देख रहे हैं। ओके, ये मिटा दूं मैं, यहाँ पे मिटा दूं, हेलो मिटा दो बेटा इसको। हाँ बोलो। कल आपने बोला था ना कि पहले इक्वेशन देखना पड़ेगा तब बताना पड़ेगा कि पैराबोलिक है कि नहीं। तो यस ऑफ कोर्स, एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे दिख रहा है और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो भी ये वाई के तरफ से पैराबोला बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी तो पैराबोला है ना, तो इक्वेशन देखकर ही पता चल रहा है अपने को यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो हाँ, अभी जैसे देखो फिजिक्स में, अब देखो जैसे फिजिक्स में आपके सामने ये इक्वेशन बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, पेज नंबर 2 पे अपन आते हैं।
इसका ग्राफ बताना जरा क्या होगा। हाँ, फिजिक्स में आपने पढ़ा ना पेज नंबर 2। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर if u is equals to 2 and a is equals to, या u की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। इधर पे टाइम t ले लो, इधर पे s ले लो, कैसा बनेगा इसका ग्राफ बताओ जरा, सोच के बताओ कैसा होना चाहिए इसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये इक्वेशन अपन ने लिख दिया, आप लोग सभी लोग इससे इन इक्वेशन से फैमिलियर हो कि नहीं हो। हेलो, फैमिलियर हो ना इन इक्वेशन से आप लोग। हेलो, हाँ, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा थोड़ा सोचो। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। आप u की वैल्यू अगर 4 पुट कर दी यहाँ पे तो इक्वेशन आएगी S इक्वल्स टू 4t प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2 पुट कर देना, 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा। S इक्वल्स टू हो गया 4t प्लस t स्क्वायर, तो आप वैल्यू पुट कर लो। पैराबोलिक आएगा, आया ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर मिटा के पहले अपन वैल्यू देख लेते हैं। अपन जब t की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू भी 4 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो s इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5। फिर t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो s इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 8 और प्लस 4, ये कितना हो गया 12 हो गया। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे t ले लिया आपने, इधर पे s ले लिए, तो t की वैल्यू 0 पे s की वैल्यू भी 0 है, t की वैल्यू 1 पे ये 1 और 2 फिर 3, 1 2 3, जबकि ये फिर यहाँ पे 5 आ गया मान लो, और फिर यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 15, और फिर आगे और बढ़ा सकते हो। तो 0 पे 0 और 1 पे कितना दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, फिर 2 पे कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 12 मतलब थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर 3 अगर आप पुट करते हो t की वैल्यू 3 तो s की वैल्यू 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 मतलब 21। तो यहाँ कहीं पे 20 आएगा और 21 यहाँ कहीं पे होगा। सो लुक एट द नेचर हियर, ऐसा आ रहा ना, ये पैराबोलिक आया ना, समझ गए। वैसे देखकर ही पता चल रहा था यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपको करना, मतलब डायरेक्ट आपको एक पता होना चाहिए, मतलब हर बार जरूरी थोड़ी अपन की इस तरह से वैल्यू रखेंगे और फिर प्लॉट करते बैठेंगे अपन। तो आपको इक्वेशन देख के प्रिडिक्ट करते बनना चाहिए कि इस ग्राफ, इसका जो ग्राफ है उसका नेचर कैसा होगा। समझ गए या किसी को कोई डाउट है अभी इस पे। हो गया ना, क्लियर हो गया इतना बेटा। हेलो, क्लियर हो गया इतना। यस सर। ओके, अगर कोई सोच पा रहा है कैसा बनना चाहिए। y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का ग्राफ देखो अभी ना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैंने x की वैल्यू 0.01 लिया तो y की वैल्यू 1 अपॉन 0.01 मतलब हो जाएगा ये 100। x की वैल्यू 0.1 अगर लिए अपन ने तो y की वैल्यू 1 अपॉन 0.1 मतलब 10। बहुत छोटी थी तो 100 था और बड़ी हुई तो 10 हो गया। फिर x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 10 लेते हो तो y की वैल्यू छोटी हो गई। समझ गया 0.1 कैसे आ गया, 1 अपॉन 10 मतलब 0.1। फिर x की वैल्यू आप 100 ले लो तो y की वैल्यू 1 अपॉन 100 मतलब कितना आएगा 0.01।
और बेटा अगर x की वैल्यू इंफिनिटी ले लोगे तो y की वैल्यू 1/इंफिनिटी मतलब होता 0, और x की वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 1/0 मतलब कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? तो अब थोड़ा सोचो जरा कि ग्राफ कैसा होना चाहिए इसका। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखो, ये इधर पे आपने ले लिया x एक्सिस और इधर पे आपने ले लिया y एक्सिस। ठीक है, यहाँ कहीं पे आप ले लो 1 और यहाँ कहीं पर भी आप ले लो 1। देखो 100 तो बहुत आगे आएगा, यहाँ तक अगर 1 है तो डेफिनेट सी बात है 100 तो हमारे पास जगह ही नहीं है वहां पे बनाने के लिए, आया ना। और बीच में आप ब्रेक करके चाहो तो यहाँ कहीं पे आप 10 ले सकते हो, इधर कहीं पे 10 ले सकते हो, लेकिन 100 के लिए है नहीं, क्योंकि आपने अगर इतना डिस्टेंस 1 ले लिया है, समझ गए, आया ना। तो फिर 100 आप बना ही नहीं पाओगे यहाँ पे, है ना। तो बस अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ऐसा होना चाहिए। तो 1 पे 1 है ये वैल्यू, इज इट क्लियर। और एक 0.1 और 0.1 यहाँ पे अपन ले ले रहे हैं, और 0.01 तो और पास में जाएगा। तो जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दिस इज 0.1, और जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू उस टाइम पे कितनी है, 10 है, आया ना, समझ गए कि नहीं। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ऑब्टेंड किए, ज्यादा भी है लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है बनाने के लिए, आप घर पे भी कॉपी पे भी नहीं बना पाओगे इतना। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नेचर, नेगेटिव डिक्रीजिंग। हाँ ये ऐसा आना पड़ेगा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये इधर जाएगा, ऐसे ये बाय एक्सिस पे और ऊपर जाता रहेगा, ये ऐसा, इस तरह का नेचर आएगा। और इसको ना स्केल से ज्वाइन नहीं करना है, ये ग्राफ आपको कैसे ड्रॉ करना बेटा, फ्री हैंड, जैसे मैं बना रहा हूँ ना, फ्री हैंड आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ गए। देखो ये इस तरह का ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे, y इक्वल्स टू 1/x का। तो अब आप नेचर देख लो इसका। तो आगे से आपको कहानी इस तरह से नहीं करनी है, इधर पे y एक्सिस है, इधर से x एक्सिस है। अगर y इक्वल्स टू 1/x दिख रहा है तो ये सब पॉइंट लोकेट नहीं करना, आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। x एक्सिस को कहां पे जाके टच करेगा, ये x एक्सिस को कहां पे जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पे। ऐसे ये y एक्सिस पे कहां पे जाके टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे, समझ गए ना। x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे जाके टच करेगा, y एक्सिस को कहां पे जाके टच करेगा, कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, हमें नहीं पता इन्फिनिटी क्या है। ऐसे x एक्सिस को कहां पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, हमें नहीं पता है कि इन्फिनिटी क्या है, समझ गए, आया ना। अरे भाई समझ गए, यस सर। हाँ इन्फिनिटी पे सर कहीं पे जाके टच पॉइंट करेगा। जी x इक्वल्स टू, क्या, मतलब ग्राफ के साथ किसका, सर x, x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है ना, वहां पे देख x मतलब इक्वल्स टू कैसा जीरो, रहेगा। x इक्वल्स टू अगर 0 है तो बिल्कुल यहाँ पर आ गया ना। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कहाँ पे हमें नहीं पता ना, तो इन्फिनिटी पे y की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे आएगा ना वो, x की वैल्यू 0 पे। ऐसे ही x की वैल्यू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब यहाँ से और बहुत दूर जाएगा ना ये इन्फिनिटी पे, तब जाके x एक्सिस को टच करेगा, मतलब y की वैल्यू 0 होगी, समझ गए कि नहीं। हेलो मृगांक, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है। तो आगे से आपको ये पॉइंट, अब ये नेचर आप याद रखो कि हाँ इस तरह से बनते हैं इसके ग्राफ। क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी, कैसे अपन ने ड्रॉ कर दी y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसे बना दिए, समझ गए कि नहीं। हेलो, समझ गए या नहीं। यस सर। हम्म, तो ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
पेज नंबर 4। ठीक है, अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करना। y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल्स टू 1/x², इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका नेचर कैसा आएगा? y इक्वल्स टू 1/x², y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ है, कैसा बनेगा बेटा? बना सकते हो? किस टाइप का नेचर होना चाहिए? देखो फिर से यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0.1 लेता हूं तो y की वैल्यू 1/0.1 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 100। x की वैल्यू 1 लेते तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। x की वैल्यू अपन कितना ले लें, यहाँ पे 10 ले लें तो y की वैल्यू 1/10 का स्क्वायर मतलब 0.01 हो जाएगा। फिर तो ये है ना, आया ना? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। पॉइंट समझ गए? तो अब आप सिर्फ नेचर प्रिडिक्ट करो इसका भी कैसा होना चाहिए, तो इसका ग्राफ भी कैसा आना चाहिए। नहीं समझा सर। हाँ ठीक है, रुक जा। पॉइंट ये इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू 1/x², इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1/x², इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन y इक्वल्स टू 1/x² के फॉर्म पे दी है, इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए ये हमको देखना था। तो y इक्वल्स टू 1/x² है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0.01 ले रहे हो, ठीक है, दिस इज ये भी 0.0। वैसे ही बनेगा सर। यस बिल्कुल वैसे ही बनेगा। 0.01 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। 0.01 का स्क्वायर करेगा तो 0.01 आ गया, और फिर आप वहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 ही आएगी। फिर x की वैल्यू अगर आप 10 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 का स्क्वायर मतलब 0.01। होगा कि नहीं? हेलो, होगा कि नहीं? अरे समझ गए? हाँ सर होगा। हाँ सर। तो इसका ग्राफ का इसका जो नेचर है ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा ना। मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, ये ऐसा कुछ बनेगा ना, हाँ या ना? जवाब दो। और सिमिलरली x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 1/0 का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी, और x की वैल्यू अगर इंफिनिटी पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 1/इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब 0। तो ये x एक्सिस पे भी इधर जाके इंफिनिटी पे टच करेगा, और y एक्सिस को भी इधर जाके कहां पे टच करेगा, इंफिनिटी पे। तो इसका नेचर भी वैसे ही आया ना, जैसा 1/x का आया था वैसे ही इसका आया, लेकिन इसकी स्टीपनेस ज्यादा है। ठीक है, स्टीपनेस इसकी ज्यादा आएगी, ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं? स्टीपनेस ज्यादा रहेगी, ज्यादा झुका हुआ रहेगा। मतलब अगर आप सेम उस पे दोनों ग्राफ प्लॉट करें, ये एक्स एक्सिस ले लूं मैं यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस, ये y इक्वल्स टू 1/x² का है, तो एक अगर ये वाला ग्राफ एक ऐसा हो जाएगा और एक ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, दो ग्राफ दिख रहा है, ये वाला हो गया सेकंड और ये वाला जो ग्राफ हो गया ये फर्स्ट। अगर ये दोनों इस तरह से बने हैं तो बेटा ये जो फर्स्ट ग्राफ है, मतलब ये जो ऊपर से ऐसा बनाया अपन ने, ये y इक्वल्स टू 1/x का हो गया, और ये सेकंड वाला ग्राफ y इक्वल्स टू 1/x² का हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? आया ना? जवाब तो भी समझ गए? हाँ सर। हाँ ओके, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 5 है क्या ये? पेज नंबर 5 था ये, ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? समझ गए ग्राफ? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट अभी यहां तक? कोई डाउट? हेलो, नो सर।
ठीक नो है। हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन अभी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ये, अच्छा ये बताओ फिजिक्स में कहाँ पे आएंगे? इस तरह से कोई इक्वेशन आती फिजिक्स में क्या? इस तरह से कोई इक्वेशन आती आती फिजिक्स? कहाँ पे आती बताओ जरा आती है इक्वेशन, सर। कोई इक्वेशन सर बताओ फिजिक्स में। हाँ, कोई इक्वेशन बताओ फिजिक्स में जहां पे ये यूज होता सर है ऐसे। डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग वाली। अरे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला याद है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर ये पूरा टर्म आप कांस्टेंट मान लो k अपॉन आर स्क्वायर, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे आप फोर्स ले लो, इधर पे डिस्टेंस ले लो, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? इस टाइप का आएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर। हाँ, यस तो सर। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही वो 1 अपॉन एक्स वाला भी आता है, मतलब बट अभी मैं इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ अभी तुमको। 1 अपॉन एक्स का भी बनता है ऐसा। तो 1 एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये इस तरह का बनेगा। क्लियर हो गया? वैसे इनका स्पेशल नाम है, बता दूं आप लोगों को। इस तरह के जो ग्राफ आएंगे इनका स्पेशल नाम होता है, दीस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्या नाम होता है इनका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो ग्राफ हैं इनको आप बोल सकते हो हाइपरबोलिक। ये भी हाइपरबोलिक हो गया। ठीक है, और इधर पे मैं एक और ड्रॉ कर दे रहा हूँ, P और V के बीच में, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, सपोज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेंगे आपका, और इसको क्या बोलोगे आप? हाइपरबोलिक। ये जो ग्राफ है इनका नाम हो जाएगा हाइपरबोलिक। समझ गए? सर क्लियर हो गया? हाँ बोलो। लेकिन दोनों भी पैराबोलिक में क्या पैराबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक है। पैराबोलिक तो अलग होते हैं ना, ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे। फिर पैराबोलिक अलग हो गए। देखो पैराबोलिक और ये, इनमें डिफरेंस देख लो अभी। सर इसके पहले वाले दोनों भी हाइपरबोलिक। हाँ, इसके पहले वाले भी दोनों हाइपरबोलिक थे। ठीक है, इसके पहले वाले भी दोनों हाइपरबोलिक थे। ओके, समझ गए अभी कि नहीं? समझ गए? यस सर। ओके, मिटा दूं इसको अब मैं। हम्म, हाँ ठीक है सर। ओके, लिया ना। हो गया, ले लिया। कोई ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज। हाँ भाई, कोई ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, पेज नंबर 6 पे बनाते हैं। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में देखो अभी ये हाइपरबोलिक आप लोग समझ गए। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, कुछ इसको सर्किल पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनता है? देखो सर्कल के बारे में पता है ना आपको, हाँ या ना? जैसे ये सर्कल हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, और ये हो गई इसकी रेडियस, ये पॉइंट कोई है P। तो अगर मान लो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं यहाँ पे, ये इधर पे x एक्सिस हो गया, इधर पे y एक्सिस हो गया। तो जो सर्कल का सेंटर है बेटा, ये सपोज इसके कोऑर्डिनेट है h और k, और ये एनी पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x और y है। ठीक है, एनी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी? आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई कर देते हो, ठीक है, सो आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये इसको एक्सपैंड कर दो फिर। ठीक है ना? इस इक्वेशन को क्या कर दो? एक्सपैंड कर दो। तो जब आप एक्सपैंड करोगे ना, तो ये किसकी इक्वेशन बन के आ जाएगी? यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस लेते हैं। इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन,
अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब h इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0, तो बेटा सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म पे बन जाती है। तो ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर एट ओरिजिन, और एनी पॉइंट भी यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। समझ गए कि नहीं? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स सेंटर एट ओरिजिन। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है अभी भी? समझ गए? डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट? ओके, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? ले लिए क्या? ले लिए? रुको सर। ले लिए? Yes. तो सर्कल समझ गए आप लोग? अभी सर्कल के बाद में देखते हैं अपन एलिप्स। थोड़ा सा बेसिक आइडिया बस दे दूं एलिप्स के बारे में। एलिप्स, हाँ। अच्छा, स्फीयर के लिए क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब 3D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। जनरली स्फीयर को आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये 3D ऑब्जेक्ट है। इधर पे एक्स एक्सिस ले लो, इधर पे वाई एक्सिस ले लो, और इधर पे आपने क्या ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया। तो ये स्फीयर हो गया, और स्फीयर का सेंटर मान लो ओरिजिन पे है, हाँ? Sir, हाँ, कोई पॉइंट पी है, नहीं ना बेटा बराबर इधर से, ये कोई पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वाई जेड। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हियर? रेडियस ऑफ स्फीयर। हो गई सर। हो गया सर। जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा ना, उसके लिए एक इस तरह की इक्वेशन आएगी स्फीयर की। समझ गए अभी कि नहीं? इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर समझ गए? हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है? सर्कल के जैसे ही है, और अगर ये पॉइंट मान लो ओरिजिन पे नहीं होता, तो फिर ये इक्वेशन कैसे लिख देते हैं आप? आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्म पे लिखते हैं। अगर मान लो इनके जो पॉइंट है सेंटर वो ओरिजिन पे नहीं होता, तो फिर एक्स माइनस एच इसके फॉर्म पे लिखते और फिर एक्सपांड करते। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हियर, ठीक है? आप 3D डायग्राम आप स्फीयर का इस तरह से बनाओगे, ये ऐसे। समझ गए स्फीयर के बारे में? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 7 था ये, ले लो अभी पेज नंबर 7। sir, मुझे समझा नहीं हुई क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया बेटा? तुम ये बस शॉर्ट ब्रीफ में बताना है इनके बारे में। समझा नहीं ले जल्दी से ले। सर, समझा नहीं हुई क्वेश्चन। अरे ये देख, यहाँ पे अगर ये ओरिजिन पे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया ना तूने, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। ओ से लेके पी तक के लिए जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है? रेडियस का। तो रेडियस का स्क्वायर लगा के तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ठीक है? डिस्टेंस फार्मूला याद है? हेलो,
डिस्टेंस फार्मूला, Yes, sir. हाँ बस उसी को अप्लाई किया अपन ने। हाँ, एंड देन अब आते हैं अपन इलिप्स के बारे में अगले पेज पे। इलिप्स पेज नंबर 8, इलिप्स के बारे पे समझ लेते हैं अपन। पेज नंबर 8 इलिप्स के बारे पे। हाँ, इलिप्स, तो अभी देखते हैं अपन इलिप्स क्या होता है। इलिप्स, इलिप्स की स्पेलिंग सही लिखी? इलिप्स ठीक है, So double L रहते हैं. डबल एल रहता है, ठीक है, ये पहले सही लिखा था मतलब इलिप्स। हाँ, इलिप्स के बारे पे समझ लो थोड़ा सा बेसिक आइडिया। देखो इलिप्स का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये ऐसा, और ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है, इलिप्स के लिए। ये ऐसे, ठीक है ना। तो इन कोऑर्डिनेट को लिख दूं मैं, दिस इज a,0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा 0,b, ये कोऑर्डिनेट रहेगा -a,0, और ये कोऑर्डिनेट रहेगा 0,-b, ये हो गया सेंटर। और इसमें होते दो फोकस f1 और f2। तो इस साइड पे लेंथ ज्यादा है, इसलिए इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है बेटा। और ऐसे ही इस साइड पे लेंथ इसकी कम दिख रही है, तो दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस। इधर का जो एक्सिस है ये क्या कहलाएगा? माइनर एक्सिस। तो इधर पे इसका मेजर एक्सिस हो गया, और एक साइड पे क्या हो गया? इसका माइनर एक्सिस हो गया। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये इलिप्टिकल शेप है या फिर इलिप्स है। ये कहाँ पे होता है? अर्थ का जो पाथ होता है अराउंड द सन, दैट इज एक्चुअली इलिप्टिकल, नॉट परफेक्ट सर्कुलर। और आपको अगर इलिप्स ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हो इलिप्स आप? इलिप्स को अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हो सर? और F1 और F2 सन की पोजीशन? हाँ, F1 पे सन की पोजीशन रहेगी, F2 पे नहीं, किसी एक जगह पे, किसी एक पे रहेगी सन की पोजीशन, है ना। और दूसरी जगह पे क्या रहेगा? किसी दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? वहां पे दूसरी जगह मतलब सेकंड वाला फोकस खाली रहता है। आप एक रस्सी ले लो, ठीक है, और उससे आप एलिप्स बना सकते हो, बन रहे हो, ठीक है। देखो ये एक इस तरह से आप रस्सी लेना, ये दिख रही है रस्सी, या फिर धागा ले सकते हो, और यहाँ पे एक एंड पे एक खीला ले लेना, दूसरे एंड पे दूसरा खीला, और जहां पे फोकस होता है वहां पे आप दो खीले ऐसे लगा लेना, ठीक है। ये इस तरह से आपने लगा दिए, दो जगह पे दो खीले आपने लगा दिए, एक इधर पे एक इधर पे, और फिर इसको यहाँ से टाइट कर देना ऐसा, और ऐसा पूरा राउंड घुमा देना। तो जब आप पूरा राउंड घुमा दोगे ना, तो जो शेप जनरेट होगा दैट इज इलिप्स। और अगर ये दोनों एंड को एक ही जगह पे ले लिया आपने, और ऐसा करके आप इसको घुमाओगे, तो कौन सा शेप जनरेट होगा? सर्कल. हाँ, सर्कल. समझ गए ना। तो दोनों एंड पे खीले को थोड़ा डिस्टेंस लगा के उसको रस्सी को टाइट करके घुमाओगे तो इलिप्स, इलिप्स बन जाएगा। और दोनों एंड को एक ही जगह पे रख दोगे और फिर टाइट करके घुमाओगे तो सर्कल बनेगा, है ना। मतलब जो सर्कल होता है वो इलिप्स का ही स्पेशल केस होता है, ध्यान रखना। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। सो दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। और F1 और F2 क्या है यहाँ पे? दीस आर द फोकस, ये फोकस कहलाती है यहाँ पे, दिस इज द फोकस। तो इलिप्स की जो इक्वेशन आती है वो मैं लिख दूं यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे आई उन सब के बारे में नहीं जानना आपको। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हियर x² अपॉन a², इसका कोऑर्डिनेट, प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर इस नेचर की इक्वेशन आपको कहीं दिख रही है तो वो क्या बन जाता है, एलिप्स बन जाता है, या एलिप्स की इक्वेशन है। बस अभी इतना ही समझना, इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना इन सब में, ठीक है ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और इसका स्पेशल केस होता है इफ ए और बी की वैल्यू सेम है, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम है यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर, तो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये काय की इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है, मतलब सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ठीक है। सर्कल क्या है, एलिप्स का स्पेशल केस है। समझ गए या डाउट है कोई, समझ गए या कोई डाउट है इस पे? और बार समझाइए कहां पर से बेटा? सर। वो मतलब आपने वो सेकंड में मतलब इलिप्स सर्कल का कौन सा फॉर्म में समझा नहीं वाला, स्पेशल केस है। देख ए और बी की वैल्यू क्या कर दे, सेम कर दे, आर के बराबर मान ले, तो उसी वहीं पे ए की जगह पे भी आर स्क्वायर लिख देगा, बी की जगह पे भी आर स्क्वायर लिख देगा, उसको रीअरेंज कर ले प्रॉपर तरीके से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वो आर स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, और इलिप्स का स्पेशल केस क्या है, सर्कल है। हाँ बोलो सर हाँ। हमने एक लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को लिखा है। कहाँ पे? अरे वो मैंने इफ करके लिखा ना, इफ का मतलब समझते हो ना बेटा, इफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ। अगर ऐसा हो तो ठीक है, अगर मान लो ए और बी की वैल्यू सेम है, मतलब F1 और F2 फोकस एक ही जगह पे है, तो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, जो ठीक है, वो काय का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा आपका, एलिप्स का। समझ गया? अगर ए और बी की वैल्यू सेम है तो जो डायग्राम या जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, आपका एलिप्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। समझ गया या नहीं? हेलो हेलो, समझ गया? यस सर। हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर यहाँ पे आर का पे आर अलग से बनाना पड़ेगा, इस पे नहीं दिख रहा डायग्राम पे, आपको अलग से बनाना पड़ेगा आर, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा डायग्राम पे, अलग से बनाना पड़ेगा, ओके ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हाँ सर। अब हाइपरबोला की इक्वेशन, बेसिकली जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, बस एक याद रखना, नॉट इन द डिटेल, बस आप सिंपल से याद रखो, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एलिप्स ये हो गया आपका। मैं पूरा डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा। हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है किस टाइप से आती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ध्यान रखो कैसी आती है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बेटा इस तरह से होती है, देखो हाँ, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन, ये इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ऐसा इधर पे बनेगा, फिर ये ऐसा इधर पे बनेगा, फिर ये ऐसा इधर पे बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो ये इक्वेशन है हाइपरबोला की, बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं इस पे। क्लियर हो गया इतना? और मैं होमवर्क दे रहा हूँ कुछ, उनके ग्राफ आप लोग ड्रॉ करके देखना, और उसमें कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मतलब वैल्यू निकालने के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ये होमवर्क में रहेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए? यस सर। हाँ, अब होमवर्क में समझ लो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे इक्वेशन दे रहा हूँ, उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। होमवर्क ये, हाँ ट्राई करना इसको।
draw the graph y equals to e to the power minus x फर्स्ट, और दूसरा आपको ड्रॉ करना y इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। समझ गए? व्हाट इज e? e इज एक्सपोनेंशियल टर्म। e की वैल्यू कितनी लेना आपको, दैट इज 2.718, मतलब 2.72 लेके आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, e की वैल्यू तो ट्राई करना। जैसे आप मान लो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू e की पावर कितना आ जाएगा, पहले -0 मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1, फिर x की वैल्यू सर 1। ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा फर्स्ट वाले का। नहीं, आप ट्राई करना इसको, इंक्रीज आएगा कि क्या आएगा पहले। तो e की पावर -1, e की पावर -1 मतलब e की पावर 1 मतलब 1 अपॉन e, और फिर यहाँ पे 1 अपॉन 2.72 पुट करना, फिर कोऑर्डिनेट लेना। ऐसे ही फिर x इक्वल्स टू 2 के लिए आपको निकालना है, और सेम फिर आपको सेकंड वाले के लिए। तो आप कैलकुलेटर का यूज इंक्रीजिंग है पॉजिटिव। नहीं, ट्राई करना है ना, आपको कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, और नेचर किस तरह का है आपका देखना इसको ड्रॉ करके। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? ट्राई करना इसको, मतलब कोऑर्डिनेट निकाल के, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? कैसा बनता है, उसका नेचर कैसा होता है, आप लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बेटा, बाय। बाय। Thank you.